हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर बीएड सेकेंड सेमेस्टर का जो हमारा पेपर है जिसका कि नाम है शैक्षिक तकनीकी एवं कंप्यूटर संदेशन, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैं जानता हूँ कि आपके एग्ज़ाम्स 26 जुलाई से शुरू होने वाले हैं और इसको लेकर आप बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं। आपकी चिंता कमेंट बॉक्स में साफ तौर पर देखी जा सकती है कि सर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, कैसे पूरा होगा। यहाँ पर आप इसको देखेंगे तो बोलोगे ये क्या है। ये एक बार फिर से हम लोग सिलेबस के बाद देखते हैं कि क्या क्या बचा है, क्या क्या पढ़ना है। मैंने बताया था कि सेम यही जो सब्जेक्ट है मैंने 2 साल पहले पढ़ाया है, आप उसको वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। क्योंकि मेरी हेल्थ इशू की वजह से आपको बताया था, जैसे सिलेबस वाले वीडियो में मैंने वीडियो लेट स्टार्ट किया और एग्ज़ाम भी आपके जल्दी आ गए, जिसकी वजह से मैं शुरू से मैंने वो सोचा था कि एक नए सिरे से शुरू करेंगे, लेकिन आप उस वीडियो के देखकर भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, जो न्यू सिलेबस में ऐड हुआ है नए टॉपिक, उसको मैं इसमें जैसे मैं पढ़ाया हूँ, पिछले कितने सारी वीडियो बना चुका हूँ, उसको अब फिर मैं आगे भी बढ़ा दूंगा, यानी आपका सिलेबस कंप्लीट ज़रूर होगा। ठीक है, पिछला जो वीडियो है, जो टॉपिक पुराने सिलेबस में और नए सिलेबस में कॉमन है और जिसको मैं पढ़ा चुका हूँ उसको मैं फिर से नहीं पढ़ाऊँगा, उसको आप पुराने वीडियो में जाकर देख सकते हैं। मैंने वहाँ भी उतनी ही शिद्दत से वहाँ पर पढ़ाया है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, हज़ारों में व्यू हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या हमें बचा है पढ़ना और क्या क्या नहीं पढ़ना। सही है, हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है। ठीक, मॉडल ऑफ टीचिंग कंप्लीट हो चुका है, जो कि यूनिट 2 का है। आप जाकर पिछली वीडियो देख सकते हैं, यानी पुराना मॉडल वीडियो। बेसिक टीचिंग मॉडल ये भी कंप्लीट हो चुका है। अटेनमेंट मॉडल ये भी कंप्लीट हो चुका है। हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल पढ़ना है, हमें पढ़ना है एडवांस ऑर्गेनाइजर पढ़ना है, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल पढ़ना है, ये पढ़ना है, और माइक्रो टीचिंग मीनिंग साइकिल एंड इंपॉर्टेंस, इसको पढ़ना है। ये क्या है, नए सिलेबस में न्यूली ऐड हुआ है, तो इसको मैं पढ़ाऊंगा। आगे डिफरेंस बिटवीन माइक्रो टीचिंग एंड सिमुलेशन, इसको भी मैंने पढ़ा दिया है, तो आप जाकर देख सकते हैं। फिर बात आती है यूनिट 3 की। यूनिट 3 में कम्युनिकेशन के मैंने पढ़ाया है बहुत ही अच्छी तरीके से, आप जाकर देख सकते हैं। क्योंकि नया वीडियो जिस प्लेलिस्ट में जा रहा है, पुराना वीडियो सब एक ही में है, तो आपको ढूंढने में भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग इन टीचिंग लर्निंग सिस्टम, इसको मैंने 2 पार्ट में पढ़ाया है। ठीक है, यानी 2 वीडियो है, आप उसको देखकर आराम से अपना कवर कर लीजिए। डेवलपिंग यूनिट प्लान्स एंड लेसन प्लान्स टू ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स, ये नया ऐड हुआ है, तो इसको हम पढ़ेंगे। फिर हमारा आता है यूनिट 4। यूनिट 4 में एग्जाम्पल ऑफ ईटी अप्रोच, यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी अप्रोच, जिसमें से भी हमने प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन अप्रोच पढ़ लिया है, यानी पढ़ाया जा चुका है। वीडियो आप देख सकते हैं। पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसको भी पढ़ चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। पढ़ना हमें क्या है, जो न्यू ऐड हुआ है टेलीवाइज टीचिंग एंड लर्निंग, यानी इसको हमें पढ़ना है। ठीक, यूनिट 4 का जो ये वाला पार्ट है, पार्ट बी वाला पार्ट है, ये जो कि न्यूली एडेड हुआ है, तो ये हमें सब का सब पढ़ना है। ठीक है, लेकिन अब जो वीडियो बनेंगे थोड़ी सी लंबे वीडियो बनेंगे, यानी जो 20 मिनट के बनते थे वीडियो, 15, 18, 20 मिनट के जो बनते थे, अब थोड़ा सा लंबे जाएंगे, तो आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा। आज 21 जुलाई है। ठीक है, तो एक वीडियो आज का हो जाता है, इसके बाद ये और ये यहाँ से पूरा एक वीडियो में मैं कर दूंगा, यानी एक वीडियो यहाँ आ गया, एक वीडियो इन दोनों का हो जाएगा, यानी 2 वीडियो, और ये जो थोड़ा सा लंबा है तो इसमें कम से कम 2 वीडियो, यानी कि 4 वीडियो, यानी 4 दिन में। 4 दिन का मतलब ये है कि 24 को आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपके पास फिर भी एक दिन रहेंगे पढ़ने के लिए, तो आप उसको आराम से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, ये मेरा फिर से एक है प्लान है, जिसको बोलते हैं ना क्रैश कोर्स वाला प्लान है। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आप अपने सिलेबस से मिला लीजिएगा, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं कि देखते हैं अपना टॉपिक क्या है। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं कि अपना टॉपिक क्या है, कि शिक्षण के प्रतिमान, यानी मॉडल ऑफ टीचिंग। इसमें देखते हैं कि क्या है। अगर इसको शुरू से पहले एक बात कि अगर आप सीधे इधर ही आए हैं, तो मैं कहूँगा कि पहले आप जाकर पुराना वाला वीडियो, यानी इसमें शिक्षण के प्रतिमान क्या होता है, उसके अर्थ, परिभाषा, विशेषताएँ क्या होते हैं, उसको देखकर आइएगा। जो वीडियो हैं, यानी 2 जो सिलेबस का जो वीडियो था उसको देखकर, यानी बेसिक टीचिंग मॉडल और अटेनमेंट मॉडल को, उसको देखकर फिर इसको देखेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा उसको रिकैप कर देता हूँ कि बात आती है प्रतिमान, यानी मॉडल क्या होते हैं। देखिए, शिक्षण में मॉडल का प्रयोग करने का क्या मतलब है।
बात दरअसल ये होती है कि कोई भी जो भी शिक्षण थ्योरी होती है या फिर कोई भी शिक्षण जो क्रिया होती है, ठीक है, शैली होती है, वो सभी के लिए परफेक्ट नहीं हो सकती। यानी अगर आप सोचो कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एज ए लेक्चर मेथड, मैं इस छोटे बच्चों को पढ़ाऊँ तो ये लाभदायक नहीं होगा या फिर कारगर नहीं होगा सीधे सीधे। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे करके सीखने ज़्यादा पसंद करते हैं। छोटे बच्चों को चित्र ज़्यादा पसंद आता है। छोटे बच्चों को अगर टीवी चला कर दिखाएंगे तो जो उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता है। यानी उनको एक्टिविटी बेस्ड, उनको थोड़ा सा TLM के द्वारा प्रयोग करेंगे ज़्यादा होगा। और आप, क्योंकि हम लोग बड़े हो चुके हैं, तो हम लेक्चर मेथड का भी प्रयोग करेंगे तो आपको उतने तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यही सब चीज़ें होती है जो शिक्षण में प्रतिमान लाने के लिए प्रेरित करती हैं। लाइक बहुत सारे ऐसे थ्योरीज होती हैं, फिर ठीक है, जिसे निकाला जाता है कि वैज्ञानिकों या फिर जिसने शिक्षाविदों ने सोचा कि यार मैं अगर इस तरीके से मैं पढ़ाऊँ बच्चों को, कैसे पता समझ में आ जाए। ठीक है, एक चीज़ निकल के आ गई, अब उस पर लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं कि हाँ मैं ऐसे ऐसे करूँ। हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है? परिकल्पना होता है। परिकल्पना करते हैं कि मैं अगर ऐसे पढ़ाऊँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लाइक मैं आपको पढ़ाने के लिए घर से या फिर मतलब वीडियो शुरू करने से पहले एक हाइपोथेसिस बना लेता हूँ कि मैं कौन कौन से ऐसी चीज़ें यहाँ पर लिखूँ या फिर कौन सी चीज़ें ऐसे मतलब छोड़ सकता हूँ, स्किप कर सकता हूँ जो आपको समझ में आ सकती है बिना बताए ही। ठीक है, यानी एक हाइपोथेसिस मैं भी बनाकर आता हूँ कि कौन सी चीज़ें आपको बतानी है और कौन सी चीज़ें आपको नहीं बतानी है। ठीक है, तो जब जो हाइपोथेसिस अगर अब जब शिक्षण यानी क्लासरूम में जब सिखाया जाता है उसको बेस मानकर, ठीक है, अगर वो कारगर हो गया तो वही जाकर मॉडल बन जाता है, वही एक शैली बन जाती है, स्किल बन जाता है कि हाँ इस तरीके से आपको पढ़ाना है। ये भी एक मेथड होता है पढ़ाने का। ठीक है, वो मेथड बन जाता है, वो सिद्धांत का रूप ले लेता है। ठीक, उम्मीद है कि अब आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आया तो और समझिए कि मॉडल का मतलब ये होता है कि एक डमी रूप। लाइक आप मोबाइल खरीदने जाओगे, ऑनलाइन वाले मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप जाओगे स्टोर पर जाओगे मोबाइल लेने के लिए तो वो 3-4 मोबाइल आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो पहले नई वाली मोबाइल नहीं दिखाते हैं, पहले दिखाते थे लोग, लेकिन अब क्या होता है ना कि सेम उसी मोबाइल का डमी रूप आ गया है। ठीक है, डमी रहता है जिसमें उतना ही वेट रहता है, उसी तरीके से उसका डिज़ाइन रहता है, सेम ऐसे ही पावर बटन रहता है, वॉल्यूम अप डाउन बटन रहता है। आप उसको भी टच करेंगे और जब न्यू मोबाइल टच करेंगे दोनों का वेट भी एक जैसा होगा और पूरा का पूरा एकदम सेम वैसे रहता है। चलता नहीं है, लेकिन आपको देख कर पता चलेगा कि अच्छा मेरे हाथ में पकड़ने में थोड़ा सा स्मूथ है, इसको छूने में स्मूथ है, मुझे पकड़ भी अच्छा आ रही है, ज़्यादा भारी भी नहीं है। यानी ये सब चीज़ें क्या है? ये सब मॉडल है, प्रतिमान है, यानी एक डमी रूप है। ठीक है, तो वही रूप है यहाँ पर दिखाया जाता है, शिक्षण के लिए माना गया है। ठीक, उम्मीद देखिए आपको समझ आएंगे। चलिए अब टॉपिक पाते हैं अपने। देखिए 3 टॉपिक जो हमें पढ़ना था उसमें से मैंने 2 बेस्ट चूज किया है। ठीक है, पहला क्या है? इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल और दूसरा क्या है? इंक्वायरी थिंकिंग मॉडल था वो जो क्या। ठीक है, तो इसमें से देखते हैं कि पहला हमारा क्या है? आगमन चिंतन प्रणाली। आगमन चिंतन प्रणाली के प्रतिपादक कौन थे? हिल्डा टाबा। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि अगर पूछ लेगा कि आगमन शिक्षण प्रणाली के बारे में लिखिए, यानी इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल के बारे में लिखना है, तो आप ऐसे लिखेंगे कि इसके प्रतिपादक हिल्डा टाबा थे। ठीक है, इन्होंने बेस माना था अध्यापक को। अब अध्यापक को क्यों बेस माना था? मैंने जैसे अभी बताया कि बहुत सारी ऐसी थ्योरी होती हैं, जब कई सारी थ्योरी ऐसी होती है कि जब बेस मानता जाता है, बच्चों को बेस माना जाता है। ठीक है, बेस माना गया बच्चों को, फिर समझा क्या टीचर इसमें मतलब पैसिव रोल आ जाता है। ठीक है, तो कभी कभी शिक्षक को बेस माना जाता है। ठीक है, यानी कभी शिक्षक को बेस माना जाता है, कभी स्टूडेंट को बेस मानकर कई सारे मॉडल बनाए गए, कई सारी थ्योरियाँ और कई सारे स्किल होते हैं। ठीक है, मेथड होते हैं। तो इसके प्रतिपादक कौन है? हिल्डा टाबा है। इसका विकास अध्यापक शिक्षा के लिए किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि इसका विकास अध्यापक शिक्षा के लिए किया जाता है, जिससे छात्र अध्यापक क्या करें? अधिगम की समस्या का विश्लेषण कर सके और निदान कर सके। यानी कि मेन इसको माना गया है अध्यापक बेस्ड, यानी टीचर बेस्ड माना गया है। क्यों? ताकि जो पीपल टीचर हैं वो क्या करें? अपनी समस्या का, अधिगम की समस्या का विश्लेषण कर सके। ठीक है, विश्लेषण कर सके और उसका निदान कर सकें। कैसे? आगे समझेंगे उसको और इस तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए किसी भी मॉडल का ये 4 रूप होते हैं: उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली और सहायक प्रणाली। ये 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले ये दिखाता है कि जो मॉडल बना है इसका उद्देश्य क्या है, यानी फोकस क्या है। तो इसका फोकस ये है कि मानसिक क्रियाओं का विकास करना और सिद्धांतों का बोध कराना। ठीक है, कई सारे मॉडल आते हैं, जैसे मैं एज ए वैज्ञानिक है, फिर आप एक वैज्ञानिक, ठीक है, एज ए शिक्षाविद। ठीक है, आप एक लेकर आए मॉडल मेरे सामने। ठीक है, मैं सरकार हूँ या मैं गवर्नमेंट हूँ, बताऊँगा, आप बोलोगे कि हाँ सर मैंने ये वाला मेथड या फिर मॉडल लाया है आपको कि ये बच्चे शिक्षा की जगत में बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। ठीक है, तो मैं पूछूँगा कि हाँ तो भाई इसका फोकस क्या है? तो सर इसका फोकस है कि ये मानसिक क्रियाओं का विकास और सिद्धांतों पर बोध ज़्यादा करता है। ठीक है, यानी कि
ये मानसिक क्रियाओं को विकास और संधारण को अलग बोध कराता है। ठीक है, कोई और शिक्षाविद आया, वो बोला कि सर मैंने ये वाला क्या कहते हैं मॉडल तैयार करा है, आप देखिए। तो उससे पूछेंगे कि हाँ भाई आपका क्या फोकस है, तो सर मेरा फोकस ये है कि बच्चे क्या है, बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, वो करके सीखने पर ज़्यादा फोकस करें। इससे बच्चे याद करने की तुलना में वो करके सीखेंगे, ज़्यादा उनको समझ में आएगा। ठीक है, तो अब भाई एज ए गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो मानेंगे कि नहीं यार, करके सीखना भी ज़रूरी है और सिद्धांतों को बोध और मानसिक का भी विकास करना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, दोनों को दोनों लागू कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। फिर आता है संरचना, यानी सिंटेक्स क्या होते हैं। भाई संरचना क्या होती है, मॉडल का संरचना होता है। मॉडल की संरचना में कई सारी चीज़ें होती हैं। लाइक इसमें क्या होता है कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की जाती है, जैसा कि इसमें लिखा गया है कि छात्राध्यापक क्या करते हैं, अधिगम का विश्लेषण करते हैं और खुद से निदान करते हैं। तो ऐसी स्थिति विश्लेषित की जाती है कक्ष में, जिससे क्या होता है कि जो छात्र होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वह उसका खुद से विश्लेषण कर सके और निदान कर सके। इसमें संरचना में कई सारे स्टेप्स, यानी सोपान जिसको हिंदी में कहेंगे, स्टेप्स क्या होते हैं, पहले से निर्धारित होते हैं। लाइक कि कौन कौन सी क्रियाओं का प्रयोग कर कर वो काम करेंगे। ठीक है, और उन क्रियाओं का कितना विश्लेषित किया जाता है, उन क्रियाओं को किस दिशा में विश्लेषित किया जाता है। ठीक है, ये सब क्या है, स्टेप्स हैं, संरचना के अंतर्गत आते हैं। उनके बीच में कितने संबंध हैं। ठीक है, ये उस जो मैं आउटकम चाहता हूँ वहाँ तक पहुँच पा रहा है कि नहीं पहुँच पा रहे हैं, ये सब स्टेप्स यानी संरचना के अंतर्गत आते हैं। इसका थोड़ा सा लंबा था, इसलिए मैंने लिखना उचित नहीं समझा। मैंने सोचा कि आपको मुंह से बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर बात आती है कि हमारी सामाजिक प्रणाली यानी सोशल सिस्टम में क्या होगा। देखिए सोशल सिस्टम क्या है कि शिक्षक अपनी क्रियाओं, छात्रों की क्रियाओं से आरंभ करता है। यानी कि अब क्या है, एक तरह से प्रैक्टिकल ग्रुप आ गया है। यानी अब तक ये पेपर पर था, ठीक है, अब ये प्रैक्टिकल पर आ गया। कहता क्या है कि शिक्षक क्या है, अपनी क्रियाओं को क्या करता है, छात्रों की क्रियाओं से आरंभ करता है। आता है, देखता है कि भाई हाँ भाई क्या कर रहे हो आप लोग, अच्छा ये कर रहे हो, ठीक है, यहाँ शुरू करता है। और दूसरी बात कि शिक्षक छात्रों के व्यवहार और क्रियाओं को नियंत्रण करता है। दूसरी बात ये होता है कि जो शिक्षक होता है यानी टीचर जो होता है, क्या करता है कि वो छात्रों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। नियंत्रित करने का मतलब कि उनको देखना, लगातार मॉनिटरिंग करता रहता है। शिक्षक निर्देशक का कार्य करता है, लेकिन ये क्या करता है, निर्देशक काम करता है। नियंत्रित करने का मतलब है कि देखता रहता है कि हाँ भाई क्या कर रहे हो आप लोग। उसके बाद जहाँ से भी गलती हुई या फिर जो भी थोड़ी बहुत उनके परेशानी आ रही है, उसको वो गाइड भी करता है, यानी निर्देशक का काम करता है। ठीक, ज्ञानात्मक पक्ष के विकास के लिए प्रश्नों का अधिक प्रयोग किया जाता है। ज्ञानात्मक पक्ष के विकास के लिए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। ये किसके लिए ज़्यादा लाभदायक है, यह लाभदायक है तथ्यों प्रदत्तों का बोध कराने के लिए ज़्यादा उपयुक्त हैं। किसमें, आगे यहाँ पर दूसरी लाइन में लिखा गया है कि अच्छा ठीक है, ये सहायक प्रणाली यानी किसमें सहायक है, इसके बारे में देखते हैं। तो टाबा यानी हिल्डर टाबा ने ऐसे शिक्षण अवयव को महत्व देता है जिसका प्रयोग सामाजिक विषय, ठीक है, यहाँ मैंने हम लोग सोचा कि क्या था, तथ्यों प्रदत्तों पर बोध कराने के लिए सबसे उपयुक्त है। और सामाजिक विषय में तथ्य होते हैं, फैक्ट होते हैं। लाइक आप इतिहास में तथ्य पढ़ाते हैं कि हाँ भाई 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, ठीक है, या फिर 1498 को वास्को डी गामा भारत आया था। ये सब तथ्य हैं, इनको गुणा गणित करके चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप क्या ही करोगे, सिर्फ आपको याद ही करना है। तो यही सब चीज़ें कहा गया है कि इसमें क्या है कि यह ज्ञानात्मक विकास करने के लिए प्रश्नों पर अधिक प्रयोग किया जाता है। अब पूछ देंगे कि भाई कौन सा प्रश्न है, कब आया था, कब नहीं आया था। ये इसका प्रयोग सामाजिक विषयों के विज्ञान के लिए किया जाता है और तथ्यों प्रदत्तियों की सूचनाओं के बोध पर विशेष बल दिया जाता है। देन मूल्यांकन निबंधात्मक न होकर वस्तुनिष्ठ होता है। अब बात आती है कि जब फैक्ट ही याद कराना है तो निबंधात्मक कितना ही करेंगे। सामाजिक विषय में निबंधात्मक उतना ज़्यादा क्रेज नहीं है, इसलिए वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, इन तरीके से जो ये हमारा इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल है ये होता है। इसमें क्या होता है कि आप सोचेंगे, आपका दिमाग क्लिक करेगा कि हाँ 1498 में इस वास्को डी गामा आया था या नहीं आया था, बस और कुछ नहीं। हाँ, अगर निबंधात्मक होगा तो आप उसके बाद लिखिए ना, पूरा पन्ना भरिए, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि उसमें फैक्ट तो है नहीं, लिखना नहीं होता है। आप शुरू करिए, जो भी अपना
जो भी आपका हाइपोथेसिस जहाँ तक जा रही है। इसलिए इसमें क्या मेन क्या फोकस क्या किया गया है कि तथ्यों, प्रदत्तों और सूचनाओं पर बोध किया जाता है, और इसका फोकस क्या है कि मानसिक क्रियाओं का विकास करना और सिद्धांतों का बोध कराना। ठीक है, उम्मीद है कि अब आपको समझ में आई होगी। टाबा ने ऐसी चिंतन की क्षमताओं के विकास के लिए अधिक उपयोग माना है। हिलर टाबा के अनुसार क्या है कि इससे क्या होता है कि चिंतन की क्षमताओं का विकास होता है, यानी कि आपको याद करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग को जोर देना पड़ेगा, यानी इससे क्या होगा, चिंतन की क्षमताओं का विकास होगा। भाई बहुत सारे फैक्ट याद करने हैं आपको, ठीक है, क्योंकि इसमें आप निबंधात्मक यानी ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि हाँ ऐसी चीज़ें हुई थी। ठीक है, अगर आपको आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, इसके लिए क्या होगा कि आपको फैक्ट को याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा आगमन चिंतन विधि। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं अपना इंक्वायरी ट्रेनिंग मेथड पर। ओके, अब हमारा दूसरा है कि पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान यानी इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। इसके बारे में देखते हैं। देखिए, इसके जो प्रतिपादक थे वो थे रिचर्ड सकमन। रिचर्ड सकमन इसके प्रतिपादक थे, जिसमें व्यक्तिगत क्षमताओं के विकास, इसमें यानी इस प्रतिमान में व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास किया जाता है, जिससे सामाजिक क्षमताओं का विकास और समायोजन कर सके। ये इसका यानी मॉडल लाया गया, जैसे मैंने बताया। तो पूछा गया कि भाई हाँ भाई आपके मॉडल में क्या है। रिचर्ड सकमन ने कहा कि भाई इसका मोटो ये है कि इसमें व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास होता है और सामाजिक क्षमताओं का विकास और समायोजन कर सके। फोकस भी वही है कि व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास कर सके और सिद्धांतों का बोध कराने इसका प्रमुख उद्देश्य है। कैसे, आप समझते हैं। सिंटेक्स यानी रचना में इसकी संरचना ऐसी होती है कि इसमें क्या होता है कि समस्याओं को पहचानना होता है। छात्र क्या करते हैं, इसमें समस्याओं को पहचानते हैं। इससे क्या होता है कि उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास होता है और समस्याओं के संबंध में सूचनाओं का संकलन करते हैं। समस्याओं के निदान के लिए आप उससे संबंध के लिए उससे संबंधित क्या करते हैं कि जितने भी डेटा होते हैं उसको एकत्रित करते हैं यानी कलेक्ट करते हैं। इससे क्या है कि उससे सामाजिक क्षमताओं का विकास और समायोजन कर सके। भाई अगर आपको परेशानी हो किसी चीज़ के लिए, अगर आपको उसको दूर करना है तो क्या करते हैं कि कई लोगों से मदद लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपका सामाजिक विकास भी होता है। ठीक है, सामाजिक क्षमताओं का विकास होता है। और क्या करते हैं कि अगर आपको उनके अनुसार ढलना है, होता है ना कि जब मजबूरी पड़ती है तो ठीक है मैं ही थोड़ा सा झुक जाता हूँ, क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक समायोजन करने की, जो समाज में समायोजन करने की क्षमता होती है वो भी विकसित होती है। ठीक, तो इसके सिंटेक्स में क्या है, पहला कि समस्या का पहचानना पहला है, फिर समस्या के संबंध में सूचनाओं का संकलन है, देन छात्र और अध्यापक मिलकर समस्याओं के लिए समुचित अवयव का निर्णय लेते हैं। अब उसके बाद टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर ये बात डिस्कस करते हैं कि अब कौन सा कार्य किया जाए जिससे कि ये समस्या दूर हो सके। रही बात, अब अगर आप पिछले वाले को सोच रहे हैं कि जो हमारा इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल था उसमें क्या था कि फैक्ट पर जोर दिया जाता था। ठीक है, इसमें क्या है कि ये जो मॉडल है इसमें क्या होता है कि समस्याओं का पहचान होता है। ठीक है, समस्याओं का पहचान किया जाता है और सूचनाओं का एकत्रित किया जाता है। फिर उसके बाद टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर इसमें ये निर्णय लेते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए। आगे देखिए, सामाजिक प्रणाली क्या है यानी सोशल सिस्टम क्या है। ठीक है, शिक्षक छात्रों एक दूसरे के सहयोग देते हैं। ठीक है, शिक्षक का दृष्टिकोण क्या है, आलोचनात्मक होता है। ठीक है, आलोचनात्मक मतलब ये होता है कि नहीं तुम गलत कर रहे हो। आलोचनात्मक मतलब ये होता है कि तुम गलत कर रहे हो, उसको तुम ऐसे करो। आलोचना का मतलब ये होता है कि आलोचना के साथ साथ बुराई के साथ साथ उसमें अच्छाई भी बताई जाती है, उसको करते हैं आलोचना। ठीक है, तो अगर छात्र क्या करता है, समस्या के संबंध में सूचनाओं का गलत संकलन कर लिया। ठीक है, जो भी डेटा है गलत डेटा अगर एकत्रित कर लिया तो उसमें क्या करते हैं, टीचर क्या बोलेंगे कि नहीं ये चीज़ें गलत है, आप इसको ऐसे करिए। ठीक है, सूचनाओं एकत्रित करने के लिए प्रोत्साहित, देखिए बोल भी रहा है कि सूचनाओं एकत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि हाँ आप ऐसी सूचनाओं एकत्रित कीजिए। और क्या है, टीचर सेकेंड और थर्ड सोपान, जो इसको बोलते हैं फर्स्ट सोपान, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप, यानी जो टीचर है वह द्वितीय और तृतीय सोपान में अधिक क्रियाशील रहता है। समस्याओं का पहचान मुझे ज़्यादा अधिक तरीके से आता है, तो मुझे ये सब चीज़ें मेरे लिए सरल है, तो मुझे इसमें कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन एज ए स्टूडेंट आपको इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही होगी। ठीक है, तो ये क्या है, आप समस्या का पहचान कर रहे हैं। हाँ, इसके बाद मैं
क्या है, इसके बाद जो है समस्याओं के संबंध में जो सूचनाओं के आप जो डेटा से एकत्रित कर यानी कलेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। यानी अब शुरू होता है टीचर का काम, जिसमें समस्याओं के संबंध में यानी फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज में क्या करते हैं, टीचर क्या करता है, अधिक क्रियाशील होता है। क्यों, आगे पता चलेगा। देखिए, मूल्यांकन के लिए प्रयोगात्मक परीक्षाओं का प्रयोग होता है। क्यों, क्योंकि इस प्रतिमान का प्रयोग वैज्ञानिक विषयों के बोध के लिए किया जाता है। मेन इसका बात ये है कि इसमें जो है जितने भी साइंटिफिक सब्जेक्ट है उसमें इस प्रतिमान इस मॉडल का प्रयोग किया जाता है। लाइक आप जियोलॉजी या फिर बॉटनी के या फिर बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको चीर-फाड़ करनी होती है या फिर जितने भी एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। ये क्या है कि आपको समस्या को खुद से पहचान करनी पड़ती है और कौन कौन सी चीज़ें इसमें हम कार्य ला सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको जितने भी डेटा है उसको कलेक्ट करना पड़ता है और फिर उसके बाद क्या होता है कि टीचर से आप डिस्कस करते हैं तो फिर टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर ये बात करते हैं कि सर मैं इस वाले तरीके से करूँ तो कैसा होगा। तो टीचर बोलेगा हाँ ठीक है तुम ऐसे भी कर सकते हो लेकिन तुम एक ये भी ट्राई कर लेना। ठीक है, यानी जो समुचित अव्यय है उसका वो लोग निर्णय लेते हैं। देन शिक्षक छात्र के एक दूसरे से सहयोग भी करते हैं। जैसे मैंने बताया जो भी वैज्ञानिक विषय होते हैं जिसमें कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी आते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है वैज्ञानिक विषयों में हम क्या करते हैं प्रैक्टिकल यानी प्रयोगात्मक परीक्षाओं का रूप लेते हैं, जिससे क्या होता है इससे यह ज्ञात किया जाता है कि छात्र अपनी समस्या समाधान करके अपने कार्य के कितने प्रभावशाली ढंग से करते हैं। ये जो लाइन है ये जो सबसे ज़्यादा क्लियर करेगा कि इस तरीके से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि अगर जो भी समस्या छात्र को आ रही है यानी एज ए मेडिकल स्टूडेंट, अगर आप मेडिकल स्टूडेंट है, ज़्यादा मेडिकल स्टूडेंट ज़्यादा समझ में आएगा कि मेडिकल स्टूडेंट है तो अगर आपको कोई भी केस दे देता है क्या करते हैं कि लोग जब इंटर्नशिप करते हैं यानी जब प्रैक्टिस करते हैं उस पर क्या होता है बोल देते हैं हाँ ठीक है ये मरीज़ आपके लिए है। तो अब उस मरीज़ से संबंधित जितने भी डाटा कलेक्ट करेंगे कि हाँ इसको क्या है क्या नहीं है, तो इसमें ये दिखा जाता है कि छात्र अपनी समस्या का समाधान करके कार्य को कितने प्रभावशाली ढंग से कर रहा है। आप अगर उस मरीज़ को कितने अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, कितने दिनों में ठीक कर रहे हैं और कितने कम दिनों में ठीक कर रहे हैं, ये आपके प्रभावशीलता को बताता है। तो ये वाला विषय यानी ये जो मॉडल है ये किस में यूज होता है, अधिकतर जितने भी साइंटिफिक सब्जेक्ट हैं यानी वैज्ञानिक विषय हैं उसमें यूज होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक, आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फिर अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि अपना नेक्स्ट टॉपिक माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण। ये एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, जितना यहाँ पढ़ने भी होगा उतना आपको भी पढ़ने में आया होगा। अगर आप माइक्रो टीचिंग कर चुके होंगे तो आपने अनुभव किया होगा कि ये कितना लाभदायक है हमारे टीचिंग के लिए। यानी बीएड में अगर टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको माइक्रो टीचिंग और आगे चलकर जो 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर में मेगा टीचिंग किया जाता है उसको आप ज़रूर करें। ठीक है, मानते हैं कि आप हमसे पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप स्कूल जाने में सक्षम नहीं हैं। यानी हो सकता है कुछ लोग का स्कूल दूर होता है, लेकिन अगर आप जा सकते हैं तो ज़्यादा दिन का नहीं रहता है, मुश्किल से 15-20 दिन का बस रहता है, 15 दिन का। ये एक इंटर्नशिप इसको बोलते हैं। ठीक है, आप इसको ज़रूर करिए, हम आपको पढ़ा देंगे, आप हमसे पढ़कर अच्छे नंबर ला सकते हैं, बेशक बिल्कुल ला सकते हैं। हम उसी तरीके से इतना अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, मन से पढ़ाते हैं, लेकिन आपको स्किल लाने के लिए, आपको टीचिंग स्किल लाने के लिए आपको खुद से वो काम करना पड़ेगा। और माइक्रो टीचिंग एक ऐसा सेगमेंट है हमारे बीएड में जो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। तो मैं बस यही करूँगा कि अगर आपने कर लिया तो ठीक, मतलब माइक्रो टीचिंग, लेकिन क्या होता है ना कुछ विद्यालयों में आगे पीछे होता रहता है कि कभी किसी का 3rd सेमेस्टर में, किसी का 4th सेमेस्टर 1st सेमेस्टर में, यानी माइक्रो टीचिंग का कोई समय निर्धारित नहीं होता है। ठीक है, तो बस यही है कि अगर आपके स्कूल में या फिर विद्यालय में माइक्रो टीचिंग नहीं हुआ है तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन करिए। ठीक है, क्यों अभी पता चल जाता है। देखिए सूक्ष्म शिक्षण की अब बात आती है। चलिए ठीक है, टॉपिक पाते हैं कि अब अर्थ परिभाषा देखते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग का अर्थ होता है कि लघु कक्षा, लघु पाठ अवधि या लघु पाठ सामग्री। ठीक है, क्यों, कैसे? सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक शिक्षण का एक ऐसा रूप है या फिर एक ऐसी विधि है जो कक्षा अध्यापन की जटिलता और विस्तार को घटाकर लघु रूप देता है। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ से आप पढ़ लेंगे, बेशक आप बहुत तेज़ हैं, आपको हर विषय में बहुत अच्छी पकड़ है, ठीक है, लेकिन अगर आप पूरी भरी हुई क्लास में जाएंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हिल जाएगा।
और जो टीचिंग के जो स्किल होते हैं वो अगर आपको आएगा नहीं तो आप कैसे क्लास को हैंडल करेंगे, यही बहुत बड़ी बात होगी। और एज ए बीएड स्टूडेंट आपको इस बात को ज्ञात होगा, यानी आपको इस बात को ज्ञान होगा कि हम जो प्राइमरी से लेकर 12वीं तक भी जा सकते हैं, यानी टीटी भी दे सकते हैं, यानी 10 तक को आराम से पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो जो छोटे बच्चे को तो ठीक है किसी तरीके से मार पीट कर आप शांत करा लोगे, लेकिन जो 9th 10th के बच्चे होंगे उनको कैसे शांत कराओगे आप, क्योंकि वो क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करते रहते हैं। ठीक है, मेरे लिए माइक्रो टीचिंग जो था वो बहुत ही बेहतरीन रहा था। हम लोग जब पढ़ते थे तो माइक्रो टीचिंग हुआ था, तो चूँकि सामने बैठकर इधर से टीचर को देखना और उन पर कमेंट पास करना या फिर कुछ भी ऐसे बोलना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इधर से आप बोलेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा इधर से पढ़ के। लेकिन आप जब इधर से आप सामना कैमरा की तरफ या फिर सामने जब पूरे स्टूडेंट की तरफ आप जब आंख करेंगे ना, तो क्योंकि सब लोग आपको देखते रहते हैं तो अंदर से पता नहीं कैसा आता लगता है कि ये सब लोग हमको क्यों देख रहे हैं। ठीक है, तो माइक्रो टीचिंग एक ऐसा रूप है जो क्या करता है कि एक विशाल आपको कक्षा नहीं दी जाती है, क्या करता है कि उसी कक्षा का एक तरह से एक लघु रूप दिया जाता है। आपके क्लास में जितने भी लोग रहते हैं उनके नंबर के हिसाब से जो ग्रुप डिवाइड कर दिए जाते हैं। ठीक है, उसमें मैक्सिमम 10 या 15 तो बहुत ज़्यादा हो गए, आई थिंक 9-10 ही ज़्यादा से ज़्यादा 9-10 ही हो सकता है, क्योंकि एक लघु रूप रखाता है। आपके कलीग जो आपके जो दोस्त होते हैं वही लोग उसी में बैठते हैं, बारी बारी सबका नंबर आता है और वो आते हैं यहाँ पढ़ाते हैं। इसमें माइक्रो टीचिंग का रखने का मतलब ये होता है कि इससे ये चीज़ होती है कि जब आप अपने लोगों के बीच में कंफर्टेबल महसूस होंगे, जब आप अननोन पर्सन के पास जाओगे, अननोन लोगों के सामने जाओगे, तो आप मतलब सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए वो कह रहा है कि कक्षा अध्यापन की जटिलता और विस्तार को घटाकर लघु रूप कर देता है, यानी एक छोटा रूप कर देता है। इवन कुछ लोग तो ऐसा भी हैं जो अपने दोस्तों के सामने भी खड़े होते में डरते हैं। मैं भी था, मुझे भी नहीं आता था, मुझे भी कभी पोडियम पर आया नहीं था, कभी यहाँ आया नहीं था, आकर बोलना नहीं आता था। अपने दोस्तों के लोग भी बोलते थे। इवन और ज़्यादा हंसी की बात इसलिए होती थी और डिस्टर्बेंस इसलिए होता था क्योंकि जो उन लोग को क्या होता है एज्यूम मानना पड़ता था, एज ए स्टूडेंट, एज ए छोटे बच्चे मानना पड़ता था। और वो लोग छोटे बच्चे से ट्रीट भी करते थे, वो एक दूसरे को मारते पीटते रहते थे। आप इधर कुछ लिख रहे हो तो वो किसी को पीट दिया, पीछे शोर कर रहे हो, इवन अब मेरे ऊपर भी चाक फेंक देते थे, पेन फेंक देते थे। तो अब मतलब ये क्या है, एक तरीके से इमेजिनरी ही सही, यानी काल्पनिक रूप से ही सही, लेकिन एक वास्तविक कक्षा का रूप दिया जाता है कि छोटे बच्चे ऐसे करते रहते हैं। आप इधर जहाँ घूमे तुरंत या पीछे से वो लोग किसी न किसी को मार देते हैं। अब चिल्लाएंगे सर मुझे इसने मारा, सर मुझे राहुल ने मारा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को माइक्रो टीचिंग क्या करता है, कम कर देता है, थोड़ा सा लघु रूप कर देता है और आपको इसको एक हैबिचुअल बना देता है कि ऐसी चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो डी एलन जो है सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग के जन्मदाता थे, जो यूएस के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कार्य करते थे। 1966 यानी कि 1966 में उन्होंने जो सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग को जो व्याख्यान करते हुए व्याख्या किया कि जो सूक्ष्म शिक्षण है एक विश्लेषित शिक्षण है, यानी सूक्ष्म शिक्षण एक विश्लेषित शिक्षण है जिसमें शिक्षण की प्रक्रिया लघु रूप में कम विद्यार्थी के सामने अल्प समय में संपन्न की जाती है। यानी कि वो क्या है, विश्लेषित शिक्षण है ही है जिसमें शिक्षण की प्रक्रिया सेम वही प्रोसेस होगा जो आप एज ए टीचर करने वाले हैं इन फ्यूचर। उसको क्या करेंगे, लघु रूप में यानी छोटे में। आपको 45 मिनट की क्लास नहीं लेनी है, सिर्फ आपको कुछ मिनट की क्लास लेनी है, 6-7 मिनट 8 मिनट की क्लास लेनी है, 6 मिनट की क्लास लेनी है, कम विद्यार्थियों में, जस्ट मैंने बताया कम विद्यार्थियों में और अल्प समय में, वही 5-6 मिनट में क्या होता है संपन्न की जाती है। ठीक, एक और परिभाषा है क्लिप्ट एंड अदर्स। क्लिप्ट और अदर्स यानी क्लिप्ट और अन्य, अगर आपको लिखना होगा हिंदी में तो क्लिप्ट और अन्य के अनुसार इसमें शिक्षण की स्थितियों को सरल किया जाता है और शिक्षण व्यवहार को एक विशेष कौशल के अभ्यास के साथ जोड़ दिया जाता है। यानी कि जो माइक्रो टीचिंग होती है इसमें क्या होता है कि कई सारे जो भी टीचिंग स्किल होते हैं एक दिन में आप ये काम करेंगे। जैसे लेसन प्लान बनाकर सबको लाना होता है, उसमें आपको छोटी सी चीज़ें पढ़ानी होती है। प्रश्नाना कौशल होता है, ठीक है, प्रश्नाना कौशल के तहत आप डायरेक्ट सीक्वेंस के तहत आप निकालते हैं, प्रश्न निकालते हैं, उसके बाद आप पढ़ाते हैं। क्या होता है कि पहले लेक्चर मेथड होता है, किसी तरीके से किसी दिन सैंपल मेथड होता है, ठीक है, ये तो सैंपल यानी बोर्ड मेथड होता है, ठीक है। बोर्ड मेथड हाँ मानता हूँ कि मेरी राइटिंग बोर्ड पर सही नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर एक सीट जैसे जो जा रही है ये भी लिखना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको जब ऐसे इधर लिखने की आदत रहती है और उसके बाद जब ये सब
जो लाइनिंग हट जाती है तो लोग लिखते लिखते कभी नीचे चले जाते हैं तो लिखते लिखते ऊपर चले जाते हैं। इसीलिए बोर्ड कौशल भी एक सूक्ष्म शिक्षा में सिखाया जाने वाला कौशल है। और दूसरी बात, जब आप माइक्रो टीचिंग किए रहेंगे तो जब मेगा टीचिंग जाता है, मेगा टीचिंग क्या करता है, वो रियलिस्टिक होता है। मेगा टीचिंग इस नाम का कई लोग उसको इंटर्नशिप भी बोलते हैं, ठीक है। जो इंटर्नशिप होता है वो रियलिस्टिक होता है। उसमें क्या करते हैं, आपको कोई भी प्राइमरी स्कूल दे दिया जाता है जहाँ पर आप जाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो वो रियल सिक्वेंस रहता है, वहाँ पर कोई बनावटी नहीं रहता है, आपको सचमुच में पढ़ाना पड़ता है। यहाँ पर 6 मिनट पढ़ाना पड़ता है, वहाँ पर आपको 45 मिनट की पूरी क्लास लेनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर आप इसको किए रहेंगे तो वहाँ जाकर आप उतनी अच्छी तरीके से आपको हैंडल कर सकते हैं। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ में जब हम लोग पढ़ते थे, हम लोग भी मज़े लेते थे। मतलब हम लोग तो थोड़ा सा सीरियस कैंडिडेट थे, यानी सीनियर स्टूडेंट थे, लेकिन कुछ और जो मेरे साथी थे वो थोड़ा सा मज़े लेते थे। चूँकि जो माइक्रो टीचिंग है अपने में करना पड़ता था, तो उन लोग का क्या होता है कि अरे जाओ तुम लोग पढ़ाओ, मुझे क्या ही पढ़ाना है। लेकिन जब मेगा टीचिंग हुई, विश्वास मानिए कि वो लोग क्लास में आवाज़ नहीं निकल पा रहे थे, जो लोग शोर करते थे, झगड़ा करते थे एक दूसरे से, ठीक है। और जब क्लास में बोलने की बारी आई तो वो बोल नहीं पाते थे, ऐसी बातें होती थी। और जब ऑब्जर्वर यानी एज ए टीचर कोई जब सामने से गुजरता था, आके पीछे बैठ जाता था, अब पता नहीं चलता था। और जब हमारी आंखें जब लड़ती थी, आई कांटेक्ट होता था, तो फिर भाई पैर लगते थे कांपने। सच्चाई तो यही है, ठीक है। खैर वो एक अच्छा अनुभव है। मैं तो बस यही कहूँगा कि आप इंटर्नशिप अपना जरूर पूरा करिए, ठीक है। तो एक्लिप्ट और अदर के अनुसार इन्होंने क्या कहा कि शिक्षण की ऐसी स्थिति को, शिक्षण की स्थितियों को क्या करता है, सरल करता है। ऑब्वियसली अगर आप पहले से ही, होता है ना कि जब आप परीक्षा देने से पहले क्या करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं। मॉक टेस्ट इसलिए दिया जाता है ताकि आप क्या करते हैं, जो एग्ज़ाम, जो रियल एग्ज़ाम है उससे पहले आप हैबिचुअल हो जाते हैं। उतने सारे प्रश्न होते हैं, उतने ही घंटे होते हैं, ठीक है, जो टाइमिंग चलती रहती है। इससे क्या होता है कि आप जो रियल परीक्षा देने वाले हैं उससे पहले इतनी बार परीक्षा दे लेते हैं कि आप हैबिचुअल रहते हैं। सेम यही बोल रहा है कि शिक्षण की स्थितियों को सरल कर किया जाता है और शिक्षण व्यवहार को एक विशेष कौशल के साथ, विशेष कौशल के अभ्यास के साथ जोड़ दिया जाता है। जितने भी स्किल होते हैं हर एक दिन के अनुसार बदलते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट आता है कि सूक्ष्म शिक्षण के चरण, यानी सर्कल ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग का जो सर्कल होता है उसमें इस तरीके से बनाएंगे। अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया तो आप इसी तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा छोटा बना है, आप इसको और अच्छे तरीके से बना सकते हैं। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, आपका ड्राइविंग स्किल अच्छा है, तो आप इसको और अच्छे तरीके से बना दीजिएगा, ठीक है। सॉरी, तो पहला आता है योजना निर्माण, यानी कि इसको बोलते हैं प्लानिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं प्लानिंग। फिर उसके बाद आता है अध्यापन यानी टीचिंग। टीचिंग के बाद आता है प्रतिपुष्टि, यानी कि फीडबैक मिलता है। ये देखिए सर्कल है, इसी तरीके से माइक्रो टीचिंग का सर्कल ये आप कराएंगे इसी तरीके से चलता है। पहले आप प्लानिंग करके घर से लाते हैं, फिर टीचिंग करते हैं, फिर फीडबैक मिलता है, फिर उसके बाद रीप्लानिंग यानी रीप्लानिंग, देन रीटीचिंग, देन रीफीडबैक यानी पुनः प्रतिपुष्टि, रीफीडबैक आपको मिलता है। यही सर्कल हमारा क्या है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र है, जो आपके न्यू सिलेबस में ऐड किया गया है। ये सब क्या है, न्यू सिलेबस के अनुसार दिया गया है। फिर उसके बाद हमारा और आगे था कि पाश्चात्य यानी वेस्टर्न जो है सूक्ष्म शिक्षण का, और जो वेस्टर्न है और जो भारतीय इंडियन वे में है, किस प्रकार से बांटा गया है उसको भी हमें तुलना करना था, देखना था। तो यहाँ पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और यहाँ पर एनसीईआरटी के द्वारा कितने भागों में या फिर किस प्रकार से भागा गया इसको देखते हैं, ठीक है। इसमें पहला क्या है, शिक्षण के चरण, यानी जो कि 5 मिनट के लिए माना गया है। फिर मूल्यांकन करना, इसको 10 मिनट माना गया है। पुनः पाठ निर्माण का चरण 15 मिनट माना गया है। पुनः शिक्षण चरण 5 मिनट माना गया है। पुनः मूल्यांकन चरण 10 मिनट माना गया है। टोटल मिलाकर आता है हमारा 45 मिनट्स, यानी कि एक क्लास को यह 45 मिनट में ये इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। और अगर एनसीईआरटी यानी भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो शिक्षण क्या है, 6 मिनट का मानता है। प्रतिपुष्टि क्या है, 6 मिनट का है। और पुनः योजना 12 मिनट, पुनः शिक्षण 6 मिनट, फिर पुनः प्रतिपुष्टि 6 मिनट, टोटल आते हैं 36 मिनट्स। ये हमारे हैं वेस्टर्न